गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे लिक्विड स्टेज ऑफ मैटर। लिक्विड्स have definite volume but no definite shape, and the molecules in liquids are close together and the attractive forces are stronger than those present in gases. गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं। लिक्विड्स में ये कंपैरेटिवली क्लोजर हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमीडिएट हैं, गैसेस से ज़्यादा हैं और सॉलिड से कम। सॉलिड्स में बहुत पास हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ऑर्डर सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है और गैसेस में सबसे कम। गैसेस में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑर्डर्ड होते हैं लेकिन इतने भी नहीं, दे कैन फ्लो। तो बेस्ड ऑन द presence of molecular forces and the distance between molecules, we have proposed kinetic molecular model for liquids. So liquids are composed of molecules, ये first postulate है। Molecules of liquids are held together by appreciable intermolecular forces. इनके बीच में कुछ intermolecular forces of attraction होती हैं लेकिन ये solids के मुकाबले में weak होती हैं, तो इसकी वजह से molecules are in constant random motion, they can move. The average kinetic energy जो है it is directly proportional to its absolute temperature. जैसे जैसे temperature increase करेगा average kinetic energy बढ़ जाएगी। Let us study a few properties of liquids. पहला है volume। तो liquids की definite volume होती है, हालांकि उनका definite shape नहीं होता, they take the shape of the container, लेकिन उनकी volume definite होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। जैसे कि आपको पता ही है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्योंकि लिक्विड में गैसेस के मुकाबले में मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, तो इनकी डेंसिटीज गैसेस से ज़्यादा होती हैं। अबाउट सिमिलर कंडीशंस में एक लिक्विड की डेंसिटी अबाउट गैसेस की डेंसिटी से अबाउट 1000 टाइम्स ज़्यादा होगी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्लोजर है, इसलिए डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डेंसिटी लिक्विड की डिक्रीज करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स आर मच लेस कंप्रेसिबल दैन गैसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम फ्री स्पेस होती है, तो इनको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा पास लाने पर इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लिक्विड के थोड़ी सी भी वॉल्यूम अगर हमने कम करनी हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें लगाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डिफ्यूजन। तो गैसेस के मुकाबले में लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली। दिस इज़ बिकॉज मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो जब मूव करते हैं तो आसपास के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन पोज करते हैं उनके मोशन में, और इस तरह से उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाता है। जबकि गैसेस में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लेस ऑब्स्ट्रक्शन होती है और लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से गैसेस फास्ट डिफ्यूज़ करती है, जबकि लिक्विड्स स्लो डिफ्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इवेपोरेशन। लिक्विड में ये टेंडेंसी होती है कि उनके सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती हैं, वो वेपर के फॉर्म में आ जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट से लेस टेम्परेचर पे जब वो सरफेस में आ जाएंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा इवेपोरेशन। तो दो द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, येट दे हैव अ टेंडेंसी टू escape, and this is known as evaporation. So the process of conversion of liquid into its vapors at room temperature is called evaporation. तो ये ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्रैक्शन बहुत कम होती है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उनका नंबर of molecules possessing that kinetic energy भी ज़्यादा होता जाएगा till it reaches its peak. उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स फिर कम होने शुरू हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है, दे कैन इवेपोरेट। टेम्परेचर के बढ़ाने से ग्राफ
थोड़ा राइट को शिफ्ट कर जाता है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव अ टेंडेंसी टू एस्केप ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हायर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, क्योंकि जब हम इवेपोरेट कर रहे हैं तो जो एक लिक्विड कंटेनर में जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हायर है वो एस्केप कर जाएंगे, तो पीछे रह जाएंगे कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। इस तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, यानी कूलिंग होती है। एंड दिस हैपन्स अगर बाहर से कोई हीट प्रोवाइड नहीं की जा रही है। सो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। And this is because the lowering of average kinetic energy occurs because of movement of molecules possessing higher kinetic energy away from the liquid. So there is a temperature drop in the liquid and cooling is caused. Factors on which rate of evaporation depend, एक temperature के increase करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी हो जाती है और वो एस्केप कर सकते हैं। जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। जैसे ईथर में सबसे वीक है तो इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगा। ईथर विल इवेपोरेट फास्टर दैन इथाइल अल्कोहल दैन वाटर व्हेन द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर आर मैक्सिमम। सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट 1 मोल ऑफ अ गिवन लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ वाटर को गैसियस स्टेट में जाने के लिए इतनी एनर्जी लगती है, तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अब जितनी ज़्यादा एंथैल्पी होती है इसका मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। वाटर में सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है। बेंजीन के इथाइल अल्कोहल से कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेपर प्रेशर। तो अगर हम एक लिक्विड को एक ओपन वेसल में रखते हैं तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, दे विल एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो इवेपोरेशन हो रही है। अगर यही प्रोसेस हम क्लोज्ड लिड के साथ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पाएंगे, जस्ट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड जो अवेलेबल स्पेस होगी उसमें प्रेजेंट होंगे। तो शुरू में वो सिर्फ इवेपोरेट करते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे और मॉलिक्यूल्स जो हैं वेपर फेज में आते जाते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और वेसल्स की वॉल से भी कोलाइड करते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब कोलाइड करते करते इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस के बहुत पास जो हैं कोलाइड करेंगे तो वो वापस लिक्विड की पुल से अट्रैक्ट होके वापस कंडेंस होके लिक्विड बना लेते हैं। तो इन द बिगनिंग तो प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। समय के साथ साथ कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी करते हैं। एक टाइम आता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के एग्जैक्टली बराबर हो जाता है और उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जब इन द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन लिक्विड ज़्यादा था और इसके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर रहे थे तो वैक्यूम में आ रहे थे, धीरे धीरे वेपर्स का प्रेशर बढ़ रहा था। इंटरमीडिएट कंडीशंस में कुछ एक मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी कर रहे हैं बट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज स्टिल ग्रेटर दैन रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब ये इवेपोरेट किए तो लेवल ऑफ लिक्विड कम हो गई और फर्दर करने पे और कम होती है, लेकिन एक स्टेज आती है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम पे वेपर्स जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट हो जाता है। इस टाइम पे हम कहते हैं कि वेपर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस टाइम पे लेवल भी फिक्स हो जाती है और वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है। इस वेपर प्रेशर को जो एट इक्विलिब्रियम हम मेजर करते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। सो वेपर प्रेशर में बी डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by vapors in equilibrium with its liquid at a given stage, given temperature.
इनिशियल स्टेज में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ग्रेजुअली कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज करता है टिल दोनों बराबर हो जाते हैं। एट दैट टाइम जो भी प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इस स्टेज पे ये इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक होता है, यानी रिएक्शन स्टॉप नहीं करता है। इट अपीयर्स एज इफ द वेपर प्रेशर हैज़ बिकम कांस्टेंट, लेकिन अभी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। जस्ट द रेट इज इक्वल, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है उसको हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी कहते हैं। वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतना कम वेपर प्रेशर होगा। प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ग्राफ है। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ज़्यादा वोलाटाइल लिक्विड जिसमें कम स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते उनका कर्व ऊपर जाता है, और लोअर लेसर वोलाटाइल सॉल्वेंट्स जिनका बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है उनका नीचे जाता है। प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग। तो हमने कहा कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं विद हायर काइनेटिक एनर्जी दे एस्केप इनटू द एरिया अबव एज वेपर्स। तो सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं, तब इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब ये वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। तो जिस पॉइंट पे ये वेपर प्रेशर कर्व एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मीट करता है उस पे जो भी टेम्परेचर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। तो शुरू में सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हीट करेंगे तो एक स्टेज पे अंदर बल्क के अंदर के मॉलिक्यूल्स के पास भी इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छुड़ा के सरफेस पे आके एस्केप कर सकते हैं। इस टाइम पे वो बॉयल करना शुरू कर देते हैं और प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। सो वेपर प्रेशर एक टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। इंक्रीज करते करते एक स्टेज ऐसी आती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस टाइम पे वेपर फॉर्म्ड विद इन द लिक्विड कैन ऑल्सो rise through the liquid in the form of bubbles and escape। तब हम कहते हैं कि बॉइलिंग हो रही है, और जिस टेम्परेचर पे ये स्टार्ट होता है प्रोसेस उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, यानी लोअर टेम्परेचर पे आ जाएगा। और ये होता है एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहाँ लिक्विड जो है वो लोअर टेम्परेचर पे बॉईल कर जाते हैं इन कंपैरिजन टू सी लेवल्स। तो हिल्स में क्योंकि वो लोअर टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, तो अगर कुकिंग करनी हो तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया जाता है ताकि हायर टेम्परेचर पे बॉईल करे और इस तरह से कुकिंग बेटर हो सके। इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव्स के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया जाता है बाय पुटिंग वेट ऑन द लिड, so that external pressure increase होता है and liquids boil at higher temperature, more heat is retained which can sterilize the equipment more easily and in a better way. Now generally boiling point जो है उसको जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करते हैं तो उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ना लेके बाहर में लेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, एंड इट इज़ जनरली लेस दैन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसके वेपर प्रेशर कर्व से डिसाइड कर सकते हैं, जहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मीट करता है उससे रिलेटेड जो भी टेम्परेचर होता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि हमने कहा अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो लिक्विड लोअर टेम्परेचर पे बॉईल करेगा।
अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो हायर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। रिड्यूस प्रेशर पे बॉयल रखने पर कम टेम्परेचर पे बॉयल करता है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ दोज लिक्विड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज कर जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम एक्सटर्नल प्रेशर को ही रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो उससे कम टेम्परेचर पे बॉयल करे और इस तरह से डिकम्पोज ना हो। At the start of boiling point, temperature of liquid becomes constant even though heating is continued. क्यों जितनी हम हीट दे रहे हैं उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं उससे काइनेटिक एनर्जी कम होती है और ओवरऑल इफेक्ट सेम रहता है, इसलिए टेम्परेचर भी सेम रहता है। Boiling does not occur when a liquid is heated in a closed container. Difference between evaporation and boiling: evaporation process takes place spontaneously at all temperatures, जबकि boiling है सिर्फ एक डेफिनेट टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तब होती है। इवेपोरेशन जो है सिर्फ सरफेस पे होती है, जबकि बॉइलिंग में बीच से भी मॉलिक्यूल्स एस्केप कर सकते हैं। Surface tension, next property. So the molecules in liquid are held closely together, they attract each other. जो बल्क में मॉलिक्यूल है इट इज़ अट्रैक्टेड इक्वली बाय ऑल द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, इसलिए वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। देयर इज़ नो नेट अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स इज ज़ीरो। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उस पर सिर्फ नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहे होते हैं, जबकि ऊपर मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते। इसलिए ओवरऑल ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स दे एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड पुल। ये जो डाउनवर्ड पुल है इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सो द लिक्विड सरफेस इज अंडर टेंशन ड्यू टू इम्बैलेंस फोर्सेस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन द मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड इनवर्ड्स। और surface tension is force per unit length acting perpendicular to the tangential line drawn on the surface of the liquid. अगर लिक्विड की surface tension की वजह से सर्कुलर हो रही है तो इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसके perpendicular surface tension एक्ट कर रही होती है। तो इसलिए surface tension is force per unit length acting perpendicular to the tangential line drawn on the surface of liquid। इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन आर डाइन सेंटीमीटर इनवर्स फोर्स पर यूनिट लेंथ। एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है 72.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। दैट ऑफ मर्करी इज मोर 47.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड की ड्रॉप्स को अंदर की तरफ पुल मिलेगा और वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करेंगे, ताकि क्योंकि स्फेरिकल शेप सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ करते हैं और इससे सरफेस टेंशन कम होती है। तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। क्लोथ्स आर वॉश्ड बेटर इन हॉट वाटर क्योंकि सरफेस टेंशन कम होती है। सरफेस टेंशन एंड नेचर ऑफ लिक्विड: जितनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी इसका मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ही ज़्यादा है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सरफेस टेंशन: कोई भी ड्रॉप स्फेरिकल शेप इसीलिए ऑक्यूपाई करती है क्योंकि सरफेस टेंशन उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन वो शेप एक्वायर करता है जो कब सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, सबसे कम सरफेस एरिया घेरता है। तो ऐसा शेप स्फेरिकल होता है, इसलिए ड्रॉप्स का भी शेप स्फेरिकल होता है। कैपिलरी एक्शन भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है वो उसको इनवर्ड पुल करता है, इसलिए इनवर्ड मॉलिक्यूल्स इमीडिएटली जो सरफेस उनको मिलती है जैसे कैपिलरी मिलती है उसमें राइज कर जाते हैं। इस एक्शन को, राइज ऑफ लिक्विड के एक्शन को इन अ कैपिलरी, इसको कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। सो राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी इज ड्यू टू इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द सरफेस विच पुशेस द लिक्विड इनटू द कैपिलरी ट्यूब। इसी की वजह से प्लांट्स जो हैं अर्थ से पानी को ऊपर की तरफ जो है लेते हैं कैपिलरी एक्शन से। इसी तरह विक में ऑयल भी कैपिलरी एक्शन से ही राइज करता है और इंक ब्लॉटिंग पेपर में भी कैपिलरी एक्शन से राइज करती है। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड की जो है स्प्रेड करते हैं टुवर्ड्स द सरफेस, दे फ्लो एंड मेक देम वेट। इसी तरह मॉइस्ट सॉइल ग्रेन्स आर पुल्ड टुगेदर क्योंकि वाटर की थिन फिल्म की सरफेस एरिया को डिक्रीज करने के लिए एक दूसरे के
तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं. Next property is viscosity. Viscosity is internal resistance to flow in liquids which arises due to internal friction between layers of liquids as they slip past one another while liquid flows. कुछ liquids फास्ट फ्लो करते हैं जैसे वाटर और केरोसिन, कुछ स्लो फ्लो करते हैं जैसे हनी और कैस्टर ऑयल. तो इनको जो मॉलिक्यूल्स हैं जो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं उसकी वजह से इनका फ्लो जो है वो स्लो या रैपिड होता है. जहाँ रेजिस्टेंस कम होती है वहाँ रैपिडली फ्लो करते हैं, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ स्लोली फ्लो करते हैं. तो ये जो रेजिस्टेंस की इंटरनल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी. तो अगर हम मान के चलें कि एक प्लेट जो है उसके ऊपर से हम वाटर फ्लो करा रहे हैं, तो सबसे जो लेयर इन कांटेक्ट विद द ग्लास प्लेट है वो स्टेशनरी होगी, उसके ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी, उससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी. तो जैसे अगर ये सेंटर वाली लेयर की वेलोसिटी v है तो नीचे वाले की कम होगी v माइनस डी वी, और ऊपर वाले की डी वी ज़्यादा होगी यानी v प्लस डी वी होगी. अगर इनके बीच का डिस्टेंस डी वी है तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन डिस्टेंस है इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं. अब एक जो लेयर है ऊपर वाली लेयर है उसको मूव करने से उससे नीचे वाली लेयर रोकती है बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव पुल. तो ये जो फोर्स है इसको ओवरकम करने में लगता है ताकि लिक्विड फ्लो कर सके. वो फोर्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द शीट इन कॉन्टैक्ट and it is also directly proportional to the velocity gradient. तो अगर हम इस force to maintain flow इस force को F कहें तो it is proportional to area of the plate and also proportional to velocity gradient dv by dx. तो अगर इसको कंबाइन करें तो ये बन जाएगा F is equal to a into dv by dx. और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे ईटा और फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स. ईटा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. सो ईटा इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अगर इसमें ये 1 हो तो ईटा F के बराबर हो जाएगा. सो viscosity coefficient can be defined as the force when velocity gradient of unity and area of contact is unit area. So the force viscosity coefficient may be defined as force of friction required to maintain unit velocity gradient between two parallel forces layers of unit area of contact. So viscosity of liquids can be compared with the value of coefficient of viscosity. जिसके लिए ईटा की वैल्यू ज़्यादा है उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी. हम coefficient of viscosity को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. It is defined as the tangential force per unit area required to maintain a unit difference in velocities. तो क्योंकि हमें पता है ईटा इज इक्वल टू F अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी वी, इनकी यूनिट्स अगर हम डाल दें फोर्स की डाइन, डिस्टेंस की सेंटीमीटर, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, तो हमारे पास ईटा की यूनिट्स आती हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड. इसको हम पॉइस भी कहते हैं आफ्टर द साइंटिस्ट जीन लुई पॉइजले जिन्होंने विस्कोसिटी पे काम किया. इसमें हम फोर्स की यूनिट डाइन की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के डालें तो ये आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन मीन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डी एक्स सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो कटा के ये ग्राम्स पर सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाता है. और एसआई सिस्टम में ये आ जाएगा किलोग्राम्स पर मीटर पर सेकेंड. इसको हम पास्कल सेकेंड भी कहते हैं. 1 poise is equal to 0.1 न्यूटन मीटर रेज़्ड टू पावर -2 सेकेंड. विस्कोसिटी एंड नेचर ऑफ लिक्विड. तो विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है. जिस लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है वो ईजिली फ्लो करता है और जिस लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वो स्लोली फ्लो करता है. विद लेस विस्कोसिटी लेस ईटा लिक्विड फ्लो ईजिली करेगा. विद मोर लार्जर वैल्यू ऑफ
ईटा वो स्लोली फ्लो करेगा। जो ग्लास है वो भी एक तरह का फ्लूइड होता है, वो भी फ्लो करता है। तो आप देखते हैं कि ओल्ड बिल्डिंग्स के जो विंडो पेन्स हैं वो नीचे से ज़्यादा थिक होते हैं, ऊपर से कम। दिस इज़ बिकॉज वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फ्लो करके नीचे की तरफ आ गए हैं। तो ग्लास भी एक फ्लूइड की तरह ही रिजेंबल करता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है। That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.